हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, ओनली सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हम लोग जो सीरीज़ चल रही है संवैधानिक विकास वाली, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो उस पे जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जो भी रिफॉर्म्स थे वो डिस्कस कर लिए थे 1853 तक, जो भी हमारे चार्टर एक्ट्स थे। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस पूरा ही जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, और यहाँ से 1857 से लेके 1947 तक। तो ठीक है दोस्तों, और अगर जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, जिन भी व्यूअर्स ने, वो यूट्यूब पे ऊपर आई बटन पे जो लिंक है उस पर मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग प्लीज़ उस पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, वीडियो 1 और वीडियो 2 का। ये लास्ट वीडियो है, तीसरा वीडियो। तो ये यहाँ पे हम लोग सारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट है इस पर हम लोग कवर कर लेंगे। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि और नए नए कंटेंट और वीडियोस बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन बना रहे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहें। और एक आखिरी बात यह है कि इसमें अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब अगला जो वीडियो आएगा एक पॉलिटी का हम लोग शुरू एमसीक्यू सीरीज़ जो लक्ष्मीकांत की रहेगी, ल्यूसेंट की रहेगी, और जितनी भी रिलेवेंट पॉलिटी से रिलेटेड बुक्स हैं उनसे रिलेटेड रिलेवेंट एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, पीसीएस की हो या यूपीएससी की हो, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये रिलेवेंट सारे एग्ज़ाम के लिए हैं। तो वो एक कंप्लीट होलिस्टिक सीरीज़ है, पॉलिटी की रहेगी। पॉलिटी के बाद में वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी, फिर जितना भी है पूरा कंटेंट हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में शुरू कर रहे हैं। बस बेसिकली हम लोग का एक छोटा सा एफर्ट है कि एक जो भी एजुकेशन हम लोग दें वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, आप लोग प्लीज़ इस तरह सपोर्ट करते रहिए। और इस जो भी पीडीएफ है ये बाइलिंगुअल में है, हिंदी और इंग्लिश में। इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को हम लोग से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ठीक है, हम लोग अब शुरू करते हैं जल्दी से, बिना वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा किए हुए। अब हम लोग शुरू करते हैं कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जितने भी हमारे चार्टर एक्ट्स थे वो 1853 में ख़त्म हो गए। फिर आप लोग को पता ही है कि एक 1857 में हमारा इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल हुआ था वो 1857 में हुआ, और इसके बाद में सारा का सारा समीकरण या डायनामिक्स चेंज हो गई। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में रूल कर रही थी, अब होने क्या लग गया कि अब वो डायरेक्ट रूल आ गया ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया, पहले से ही ब्रिटिश में एक हवा बन गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में कि यहाँ पे जाके अब इन लोग को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो अब डायरेक्ट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो अब इसके बाद में 1857 में जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो गया, तो उसके बाद में हुआ क्या कि ब्रिटिश क्राउन ने पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल कंपनी बन के रह गई। तो अब वहाँ से जो भी चेंजेस हुए हैं इंडिया में वो सारे के सारे अब यहाँ से बदल गए। पहले जो चार्टर एक्ट हुआ करता था अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडियन काउंसिल एक्ट होने लगा। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। दिस बिगिंस द सेकेंड फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। अब वो जो फेज़ 1 था वो था आपका 1773 से लेके 1853 तक का। अब ये जो सेकेंड फेज़ है, सेकेंड फेज़ 1857 से लेके 1947 तक है। अब यहाँ से दूसरा फेज़ शुरू हो गया। अब इसी फेज़ में जो सबसे पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब आपको पता है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वही जो मैंने अभी आपको बताया, द पावर्स वर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1858 के अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सारी शक्तियां ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित हो गईं। दूसरा है, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज गिवन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ फॉर्मर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ही कंट्रोल्ड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
अब होता क्या था कि इससे पहले तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा सारा का सारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी प्रशासन या वाणिज्य कह लीजिए या ट्रेड, ये सारा देखा करती थी। लेकिन जब 1858 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा अपने अंडर में कंट्रोल ले लिया तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इसकी सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था वो बेसिकली था कहाँ, ब्रिटिश में ही था। ऐसा नहीं कि मतलब ब्रिटिश में रहता था, बट ऑफिस था। अब वो इंडिया को कंट्रोल कैसे करता था, जो इंडिया में वॉइस रॉय अपॉइंट होता था उसी के उसी से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया को कंट्रोल करता था। अब वॉइस रॉय कौन था, मतलब 1858 के बाद में जो इंडिया का गवर्नर जनरल था यानी कि लॉर्ड कैनिंग, वही उस समय से इंडिया के वॉइस राय कहलाने लगे। तो वॉइस राय का पद कब सृजन हुआ, 1858 में, मतलब इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1858 इटसेल्फ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इंडिया के पहले वॉइस राय कौन थे, ये आगे है भी पॉइंट में, तो वो डिस्कस हम लोग करेंगे भी। और वॉइस राय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर होगा। और किस एक्ट के तहत इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो वॉइस राय कहलाने लगे, तो उसका आंसर भी 1858 ही होगा। तो ये हो गया। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो भूमिका थी वो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भूमिका होने लगी। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया कौन था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वो अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने लगी। यानी कि राज्य का सचिव अब भारत की परिषद के सहयोग प्राप्त करने लगा। इस परिषद में 15 सदस्य थे और ये एक सलाहकार संस्था थी। 15 सदस्य थे और ये एडवाइजरी बॉडी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई उसके पास पावर थी या वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट में जाके कोई अपना बात मनवा सकता था, ऐसा नहीं था। बस वो एक सलाहकार समिति थी, मतलब आपको सलाह दे दी, अब मानना ना मानना ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में होता था। अब अगला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। वही जो मैंने आपको बताया, भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वॉइसरॉय कहलाने लगा। वही लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, इसीलिए वो पहले वॉइसरॉय बना दिए गए, प्रथम वॉइसरॉय थे। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858। 58 में क्या हुआ, इसमें जो और भी कई सारे चेंजेस है। अब इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ, Indians were nominated as non-official members for the first time in the Legislative Council of Viceroy। अभी तक जो भी थे काउंसिल में वो जो ब्रिटिशर्स होते थे या जो वहाँ से रिलेटेड लोग थे वही हो सकते थे। लेकिन 1861 में जो सबसे मेजर चेंज हुआ कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियंस वेर एडमिटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो ये नॉमिनेट किए जाने लगे। उस समय तक कोई इलेक्शन का प्रावधान था नहीं, तो होता क्या था, नॉमिनेट कर दिए गए। अब उस समय क्या था, इलेक्शन, वो क्रांति हुई थी 1857 की, तो इंडियंस को खुश भी करना था। तो बोले नहीं तुम्हारा भी डिसीजन मेकिंग में एक रोल है, तो चलो तुमको हम नॉमिनेट कर देते हैं। तो उनको बस एक नाम के लिए कि ताकि और भी ज़्यादा किसी भी तरीके का आक्रोश ना फैले, तो पहली बार भारतीयों को वॉइसरॉय की परिषद में गैर आधिकारिक सदस्य, मतलब अगर आधिकारिक हो गए तो उसमें क्या होगा, आपका भाई बात सुननी पड़ेगी। लेकिन जब आप आधिकारिक सदस्य नहीं हैं तो आपका नाम तो हो गया कि आप काउंसिल में शामिल हो, पर आपकी सुनी जानी है नहीं। तो बस एक नाम के लिए और लोगों में एक मैसेज देने के लिए कि नहीं अब आपकी भी भूमिका है सरकार में, इसीलिए इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे पहली बार इसमें शामिल किए जाने लगे। दूसरा एक चेंज किया हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस एंड सेंटर्स। अभी क्या था कि जो गवर्नर जनरल की ही काउंसिल होती थी, लेकिन अब प्रोविंसेस और सेंटर में भी इसका जो वैधानिक परिषद थी, प्रांतों और केंद्र में विधान परिषद का गठन किया गया। अगला क्या था, एक डेवलपमेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर रिस्टोर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो 1833 तक एक जो 1773 से सेंट्रलाइजेशन वाला एक प्रोसेस शुरू हुआ था, 1833 में कंप्लीटली एक सेंट्रलाइज्ड
एक सिस्टम बन गया था। तो जो भी गवर्नर जनरल जो हुआ करता था उसी के अंडर में जो भी प्रोविंसेस हुआ करते मद्रास और बॉम्बे, उनकी सारी पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में कर दी गई थी। यानी कि जो काउंसिल जो फैसला लेगी वो सारा सबको मान्य होगा। लेकिन अब क्या हुआ, इस एक्ट के तहत 1861 का जो एक्ट था उसके तहत जो मद्रास और बॉम्बे की जो भी काउंसिल्स होंगी उनकी जो पावर्स थी वो रिस्टोर कर दी गई। रिस्टोर का मतलब होता है कि मद्रास और बॉम्बे प्रांतों की विधायी शक्तियां पुनर्स्थापित कर दी गई, मतलब कि जो पहले थी वो वापस दे दी गई। वहाँ के गवर्नर जनरल भी अब अपने फैसले ले सकते थे, वो उनका भी अपना सरकार में एक अहम रोल शुरू हो गया। अगला इम्पॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर स्टार्टेड इन द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बंगाल। अब जो वही बात है, केंद्र में भी शुरू हो गई विधान परिषद का गठन जो हुआ था, जो ऊपर आपने लोग बात किया है। अब वो किस किस प्रांतों में भी गठन हो गया, पंजाब में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और बंगाल में विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। अब ये आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे अभी क्या था, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसकी काउंसिल, फिर इसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसकी काउंसिल। 1861 में क्या हुआ, प्रोविंसेस में भी विधान परिषद का गठन हो गया। फिर अब क्या हुआ, इसकी भी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जो कि आगे जाके जो हमारे द्विसदनात्मक जो प्रक्रिया है, जो हमारे बाई कैमरलिज्म है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा ये यहीं से धीरे धीरे जाके वो सब राज्यसभा और लोकसभा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले तो सेंटर में अकेले था, फिर प्रोविंसेस में शुरू हो गया। प्रोविंसेस मतलब कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट जो हम लोग आज की डेट में बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ फैक्ट्स ही अकेले नहीं है, ये एक क्रम भी बताता है कि कैसे हम लोग आज की जो राज्यसभा और लोकसभा है कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसका ऐसा नहीं कि विकास एकदम से हो गया सारी चीज़ों का, तो ये विकास सारा का सारा एक क्रोनोलॉजी में और एक क्रम में हुआ है। और उस समय जो विकास होना था सॉरी, उसमें अंग्रेज़ों की ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी कि हमें जो है एक भारत के लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई बहुत ही वेलफेयर काम करना है। आप लोग ये मान लीजिए कि अगर अंग्रेज हंसते भी थे तो उनका उसके पीछे भी कोई मोटिव होता था। कभी भी ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस का किसी भी तरीके से कोई भी भला करे। अगर वो सती प्रथा भी हटाते थे तो उसके पीछे भी उनका ही कोई फ़ायदा या मोटिव था। अब हम लोग जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा भी, तो वो उसमें पता लगेगा आपको कि यहाँ कोई भी एक्ट आता था तो इंडियंस को कैसे रूल करना है, उसके अकॉर्डिंग ही कोई ना कोई एक्ट आता था। तो ये सब धीमे धीमे ये काउंसिल सब प्रांतों में भी बनने लगी। और अब इंडियंस को खुश करने के लिए क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इलेक्शन शब्द ही पहली बार अस्तित्व में आ गया। पहले तो इलेक्शन था ही नहीं, मतलब इलेक्शन जैसी चीज़ नहीं होती, तब जिसका मन किया वो कर दिया। लेकिन अभी भी इलेक्शन नहीं है, लेकिन इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन आखिर एग्जिस्टेंस में आ गया। अगला क्या हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज पर प्रोविजंस गिवन इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब अगला जो 1882 के अधिनियम से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत की गई। अच्छा, ये 92 है, ये इसको थोड़ा सा आप लोग इसको सही कर लीजिए। 1892 है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है, तो ये हो जाता है कभी कभी। एक्चुअली टाइपिंग जो करते समय कभी कभी कोई की अगर गड़बड़ हो जाती तो फिर वो ध्यान नहीं दिया तो फिर एरर में आ जाता। तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लिया करिए। और वैसा ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 ही गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कभी। अच्छा, अब अगला हम लोग शुरू करते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो 19
1909 का भारत परिषद अधिनियम मॉर्लेमेंटो सुधार। अब मॉर्लेमेंटो सुधार जब जब कोई हिस्ट्री पढ़ता है या किसी भी एग्ज़ाम में, इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट, ये कब आया हमारे यहाँ, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये कब आया। इसी समय से कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई, इसी समय से अंग्रेज़ों ने भारत को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, इसी एक्ट के तहत जो बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुस्लिमों को विभाजित करने के लिए जो बंगाल विभाजन किया गया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर्जन के समय जो लाई गई थी, वो अब जाके मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म से उस पूरी तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाने लगा। ठीक है, तो वही मैंने बोला ना, कोई भी एक्ट या कोई भी रिफॉर्म्स आता था तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न ज़रूर होता था। तो अब इसमें पहला जो भी क्लॉज था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इज कॉमनली नॉन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। वही बात है, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। अभी तक 1892 में क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब क्या हुआ है, पहली बार इलेक्शन की शुरुआत, प्रत्यक्ष इलेक्शन, मतलब जो जिसको वोट देना चाहे वो वोट कर सकता है। तो इसमें थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रीनेम्ड एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो ब्रिटिश क्राउन था उसने जब पूरा टेक ओवर कर लिया, तो अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वाइसराय के अंडर में थी, जिसके थ्रू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कंट्रोल करता था, अब उसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। अब इसी को ये है, केंद्रीय विधान परिषद का नाम अब शाही विधान परिषद हो गया। अगला जो इम्पोर्टेंट है, द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल, ये हुआ। तो इसमें इस क्लॉज का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता रहता है, द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट। इट वॉज ए सिस्टम वेयर सीट्स वर रिजर्व ओनली फॉर मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम्स वुड बी पोल्ड। पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से मुस्लिमों के लिए सीट आरक्षित की गई और केवल मुस्लिम ही उन सीटों पर वोट कर सकते थे। जैसे अब किसी सीट की जनसंख्या अगर 100 लोग हैं, जिसमें से कि 30 अगर हिंदूज़ हैं या कोई और रिलीजन के हैं, 70 अगर मुस्लिम्स हैं, या कोई भी, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो उसका अब मुस्लिम्स के लिए सीट रिज़र्व हो गई कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट होगा, उसको जो भी सिटीज़न होगा वो मुस्लिम को ही वोट कर सकता है। अगर वो चाहे किसी दूसरे रिलीजन के कैंडिडेट को वोट करना, तो उसको वोट नहीं कर सकता है वो। तो इसीलिए अब उससे होगा क्या, अब जैसे सिख है, हिंदूज़ हैं, तो उनका कैंडिडेट है, अगर वो उनको वोट करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो वाले कैंडिडेट अगर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि मुस्लिम्स को तो सारे रिलीजन के वोट मिल जाएंगे कैंडिडेट को, लेकिन जो दूसरे रिलीजन का कैंडिडेट है वो लोग मुस्लिम्स का वोट नहीं ले सकते। तो मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व कर दी गई कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही पोल कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वॉज इंडियन मेंबर। अब अभी तक क्या होता था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही अपॉइंट होते थे, लेकिन इस बार से होने क्या लगा कि पहली बार ऑफिशियली पहले इंडियन को वाइसराय काउंसिल में अपॉइंट कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से, पहले इंडियन जो वाइसराय काउंसिल में अपॉइंट किए गए उनका नाम क्या था, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा वॉज द इंडियन मेंबर। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा ही आंसर होंगे। तो इसमें यह है, पहली बार भारतीयों को वाइसराय की परिषद में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, इनका पूरा नाम सत्येंद्र नाथ सिन्हा था,
प्रथम भारतीय थे। तो इसमें एक ये भी चीज़ थी कि जैसे जैसे जो कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता है 1885 में बन गई थी, तो उसका भी दबाव रहता था कि हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन में। तो उसके दबाव की वजह से ही, और ताकि भारतीयों को ये ना लगे किसी भी तरीके से कि जो ब्रिटिश सरकार है किसी भी तरीके से भारतीयों के खिलाफ काम कर रही है, तो हमेशा एक मैसेज देना चाहते थे वो, भले ही वो करें या ना करें वो तो बात ही नहीं थी, लेकिन वो मैसेज हमेशा ही देना चाहते थे कि हम आपके हित के लिए ही सारे काम करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, अब यहाँ से सारे मतलब आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी, फ्रीडम स्ट्रगल, तो वहाँ पे जो भी रिफॉर्म्स होते थे तो वो सारे एक्ट में रिफ्लेक्ट होते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इसमें आपको पता ही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। पहला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज आल्सो नॉन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। हाँ, तो वही है, जो 1919 का जो एक्ट है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पहले ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे प्रांतों में भी, प्रोविंस में भी, प्लस सेंटर में भी, केंद्र में, अब परिषद का निर्माण होने लगा। तो अब यहाँ पे वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो 1990 एक्ट के तहत अब बाई कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसदन जो प्रणाली थी, दोनों सदन, वो 1919 के एक्ट के तहत शुरू हो गई, प्रणाली प्रथम बार अस्तित्व में आई। तीसरा क्या, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स वेर सेपरेटेड। अब जब दो सदन बना दिए गए तो केंद्र और प्रांतीय विषय भी अलग कर दिए गए कि भाई किन जो भी सब्जेक्ट्स हैं किस में केंद्र नियम बनाएगी, किन विषयों पे राज्य नियम बनाएगी। राज्य का मतलब देखो, केंद्र का मतलब क्या है? केंद्र का मतलब है कि वो एरिया जहाँ पे जो वाइसराय के डायरेक्ट कंट्रोल में है, ब्रिटिश के कंट्रोल में तो सारा ही था, पर वो एरिया जहाँ पे ब्रिटिश अपने फैसले डायरेक्ट ले सकती है और वहाँ पे जनता का कोई रोल नहीं है, या वहाँ के लोकल कोई लीडर का कोई रोल नहीं है। जो प्रोविंसेस थे जिनको प्रांत बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता था, लोकल लीडर होते थे। वहाँ पे पार्टी तो उस समय तक अस्तित्व में नहीं आई थी, लेकिन लोकल लीडर या रजवाड़े हुआ करते थे उस समय। तो रजवाड़ों का एक रहता था उनके डिसीजन मेकिंग में सारी चीज़ें। तो अब किसमें नियम कौन बनाएगा वो अलग अलग कर दिए गए। अब सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे 1990 एक्ट में हुई, डायरकी, ए स्कीम ऑफ ड्यूअल गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इट वाज डिवाइडेड इन टू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया, प्रांतों में भी द्वैत शासन लागू हो गया। जैसे आपने पढ़ा होगा बंगाल में द्वैत शासन था, इस तरह ये थोड़ा द्वैत शासन दूसरे तरीके का था। तो यहाँ पे क्या था, जो भी विषय थे, विषय का मतलब होता है कि लिस्ट एक होती है, विषय उनको बोल दिया जाता है। जैसे आज की डेट में कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची होती है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है। ऐसे ही एक तरह से सूची ही थी एक तरह से कि किसमें कौन सा प्रांतों में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें राज्य सरकार नियम बनाएगी, किसमें केंद्र मतलब वाइसराय की काउंसिल नियम बनाएगी। तो वो उस पर बना दिया गया। प्रांतों के विषय स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभाजित कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स। स्थानांतरित विषय मंत्रिमंडल के अधीन, जिसकी जवाबदेही प्रांतीय परिषद की तरफ थी, और आरक्षित विषय जैसे संचार, विदेशी मामले, रक्षा जैसे मामले थे जो वाइसराय के अधीन थी। मतलब जो आज की डेट में रेफरेंस के लिए आप देखते होंगे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब हमारे सेंट्रल की लिस्ट जो होती है, यूनियन लिस्ट, उसके अंडर में आते हैं। तो उस समय भी यही था, जो वाइसराय की काउंसिल थी, ये सारे जो बड़े बड़े विषय थे जिससे कि भारत की या ब्रिटिश की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था प्रभावित डायरेक्ट हो सकता था, वो वाइसराय कंट्रोल में आते थे। अब जैसे कुछ विषय थे जैसे पुलिस, जेल, और मतलब इस तरह के विषय जिससे कि मतलब कोई रेवेन्यू भी नहीं आएगा और खर्चे ही होंगे, तो वो सारे होते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट उनको बोलते थे। रिजर्व्ड का मतलब वो सब्जेक्ट जिससे डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे संचार हो गया, विदेशी मामले, रक्षा मामले, ये सब वाइसराय के अधीन होते थे। तो द रिजर्व लिस्ट इंक्लूड कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस। दिस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लिस्ट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइसराय।
अगला कर लेते हैं, आउट ऑफ 6 मेंबर्स इन द वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 ऑफ देम वर इंडियंस। अब जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, देखिए वो पहले आदमी थे जो ऑफिशियली अपॉइंट हुए थे वायसराय की काउंसिल में। अब वायसराय की काउंसिल का विस्तार शुरू हो गया। अब इसमें से 6 जो मेंबर्स थे उसमें से 3 तो इंडियंस ही थे। धीरे धीरे अब दबाव बढ़ने लगा। उस समय तक गांधी जी भी आ गए थे और नेशनल वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया था 1914 से, जब वर्ल्ड वार हुआ। मतलब ये मैं आपको एक बैकड्रॉप में इसलिए बताता रहता हूँ कि आपको उस समय का जो सिचुएशन है वो समझ में आती रहे, क्योंकि जब वर्ल्ड वार था तो अंग्रेज़ों को जो भी इंडियंस थे उनकी मदद भी चाहिए थी। तो मदद के लिए उन्होंने कुछ उनको खुश भी करना था ताकि उनको ये लगे कि यहाँ के डिसीज़न मेकिंग में इंडियंस का भी हाथ रहता है। फिर उस समय तक चंपारण सत्याग्रह कह लीजिए और जितने भी बड़े बड़े आंदोलन थे ये शुरू हो गए थे 1919 से पहले। तो ये हो गया। तो इंडियंस की संख्या 3 हो गई 6 में। वायसराय की 6 सदस्य वाली परिषद में अब 3 भारतीय थे। अगला देख लेते हैं, द एक्ट प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए 1861 में क्या था कि सिविल सर्विसेज का जो भी प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कमीशन है, ये पहली बार अस्तित्व में आ गया। जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये जान लें कि इस जो अस्तित्व में आया है 1919 के एक्ट के तहत ही पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट इसका अस्तित्व में आया। पहली बार इस एक्ट ने संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन सिक्स। अब देखिए जो 1909 में 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, वो जो मुस्लिम तक ही सीमित था। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको। इनका जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाली थी, ये लोग इस पे पूरी तरह से, इनको पता था ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। जब सक्सेसफुल है तो इसको इसी तरह से आगे बढ़ाना है। तो इन्होंने क्या किया, अब सिख को भी अलग कर दो, ईसाई को भी अलग कर दो, आंग्ल भारतीयों को भी अलग कर दो। तो इन्होंने क्या बोला, ये लोग अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता था, जो सिख है सिख को वोट देगा, सिख खड़ा होगा तो ईसाई ईसाई को वोट देगा, तो इस तरह कर दिया। तो इसमें विभाजन एक अच्छा खासा शुरू हो गया। 8वां देख लेते हैं, द फ्रेंचाइजी वॉज गिवन टू लिमिटेड पॉपुलेशन विच वॉज बेस्ड ऑन पीपल हु हैड टैक्सेबल इनकम, हैड प्रॉपर्टी एंड पेड लैंड रेवेन्यू ऑफ ₹3000। अब ऐसा नहीं था कि जो आज की तरह यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, ऐसा नहीं था कि कोई भी जाए 18 साल से ऊपर है तो वोट दे देगा। उस समय क्या हुआ है, क्राइटेरिया, चूँकि वोट डालने का अधिकार तो शुरू नया नया आया ही था, तो उसमें यह हुआ कि अब वोट कौन देगा, वो वही लोग देंगे जिनके पास मतलब संपत्ति, मताधिकार का अब सीमित जनसंख्या तक लागू था। जैसे कि जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति हो और भू राजस्व 3000 तक देते हों, या जो आयकर देते हों, मतलब कि जो अमीर लोग हों, वही लोग वोट दे सकते थे। अब गरीबों के लिए ये मताधिकार का जो अधिकार था ये है ही नहीं। तो आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ऊपर कौन है कौन नहीं है, ना उनको गवर्नमेंट बदलने से मतलब था, ना गवर्नमेंट बनी रहे उससे मतलब था, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी वही रहने वाली थी। अमीरों के लिए मताधिकार का एक नया एक्सपेरिमेंट था, वो आ गया, सबके लिए एक नई चीज़ थी। Montagu Chelmsford reforms made provisions for setting up a statutory commission at the end of 10 years to look into working of government. अब इसमें 1919 का जो रिफॉर्म था, इसमें एक बड़ी चीज़ और भी थी कि जो डायरकी थी जो प्रोविंसेस में लाई गई थी, उसमें अब ये हुआ कि एक प्रोविज़न था 10 साल के अंडर में एक कमीशन बनाया जाएगा, एक आयोग बनाएंगे जो प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट है, जो रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वाली, वो कैसी चल रही है उसको देखें, उसकी समीक्षा करेंगे। तो उसी हिसाब से 10 साल में कमीशन को बनाने का एक प्रावधान था और अंत में एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया। तो ये सब था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आपको ये पता है 1935 का जो एक्ट आया ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छा है, ना पढ़ा हो तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा जो आज का एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, कम से कम 60% से ज़्यादा 1935 एक्ट से चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं, ली गई हैं। मतलब बाहर के देशों से तो ली ही गई हैं, पर बहुत से क्लॉज 1935 एक्ट के एज इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए हैं। अच्छा, दूसरा क्या, 1935 का जो एक्ट था ये 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्लस साइमन कमीशन की रिपोर्ट,
उसके आधार पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया गया। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये सब आएंगी आगे। दिस वॉज द लॉन्गेस्ट एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एंड रिपोर्ट बाय द साइमन कमीशन। मतलब इसमें यह है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये आखिरी और वृहद संवैधानिक उपाय था। मतलब 1919 के बाद मतलब बहुत सारे उस समय तक आंदोलन कई हो चुके थे और उस समय तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन रिपोर्ट सब आ चुकी थी। तो उसके बाद में ये हुआ कि एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाए कि अब स्थिति है क्या। यह एक्ट कई गोलमेल सम्मेलनों और साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। यही सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई हैं। तो आप लोगों को जो भी हमारे दोस्त लोग हैं, अगर हिंदी में भी मैंने एकदम लेमैन लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी एकदम लेमैन लैंग्वेज में, मतलब आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, और आप लोग नोटिस करेंगे या क्वेश्चन जो भी आपको मिले ना तो सीधे मिला लीजिए। एक्ट का क्वेश्चन सीधा हूबहू यहीं से मिल जाएगा, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको अच्छे से कर लीजिए और जो बस कुछ करना नहीं है, बस इसको वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपके दिमाग में छप जाएंगी चीज़ें। पहला क्लॉज है, बाई कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस इन 6 प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में 2 सदनों की स्थापना हो गई। उस समय 11 प्रांत थे, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। और 6 में से 2 सदन प्रणाली लागू हो गई। दूसरा है, द लेजिस्लेचर इन द प्रोविंसेस वर एनलार्ज्ड। अब जो वाइसराय और जो भी काउंसिल थी, भाई जब 2 सदन हो गए तो इसकी संख्या बढ़ा दी गई, तो इसमें संख्या लेजिस्लेचर की प्रांतों में बढ़ गई। एज पर दिस एक्ट द पावर्स वर डिवाइडेड इनटू फेडरलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेम चीज़ है, हम वही जो आज हम लोग जो सूची हम लोग पढ़ते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो सीधे सीधे आप लोग 1935 एक्ट ही आप सीधे आपको रिलेट कर पाएंगे। इस एक्ट के तहत शक्तियों का विभाजन संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में कर दिया गया। अगला देख लेते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस बाय अबॉलिशिंग डायरकी। अब जो 1919 एक्ट के तहत जो राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया था, वो 1935 के एक्ट के तहत यहाँ पे डायरकी समाप्त कर दी गई, यानी कि द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता ये लागू कर दी गई। मतलब कि अब वो जो भी विषय होंगे वो अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं, जो भी वहाँ की प्रांतों की सरकारें होंगी। तो अब डायरकी कहाँ लागू ख़त्म हो गई? प्रांतों में। अब कहाँ रह गई खाली? देयर वाज प्रोविजन फॉर अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, अब वो केंद्र में लागू हो गई। अगला क्या है? प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर एस्टैब्लिशिंग फेडरल कोर्ट। अब ये है कि इतना बड़ा देश है तो इसमें जो भी कानून व्यवस्था है इसको देखने के लिए एक न्यायालय होना चाहिए, तो जो पूरे देश की कानून व्यवस्था को देख सके, तो एक संघीय न्यायालय बनाने का प्रावधान हुआ। जो फेडरल कोर्ट था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बन गया, वही एक स्ट्रक्चर है। अगला क्या है? देयर वॉज प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। अब यहाँ पे क्या है, प्रांतों और रजवाड़ों को मिला के अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान हो गया। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1935 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सीधे बन भी रहे हैं तो वो सारे फैक्ट इसमें कवर कर दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें अगला देख लेते हैं, क्रिप्स इंडिया मिशन। जितने भी एक्ट हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अभी तक हेल्पफुल हैं वो सारे इसमें हैं। In 1942, Cripps mission was sent to India under the leadership of Sir Stafford Cripps. Some of the provisions given by the Cripps mission are given below. अब इसमें क्या है कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। तो इसमें जो अध्यक्ष थे, इसमें और भी सदस्य थे, पर इसके जो हेड थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन, इस कमीशन का नाम दे दिया गया इस मिशन का। इसमें जो भी था, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या प्रावधान थे। डोमिनियन स्टेटस वुड बी गिवन टू इंडिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसमें बोला क्या, 1931 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तब क्रिप्स मिशन आया तो उनको भारतीयों का सहयोग चाहिए था। तब ऐसे तो पहली बात तो ये था कि जो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारतीयों से पूछे बिना, उस समय तक कई राज्यों में सरकारें कांग्रेस की बन गई थी,
तो उन्होंने क्या किया कि बिना उनसे पूछे, बिना सलाह लिए हुए घोषणा कर दी कि भारत देश हमारे साथ है इस द्वितीय विश्व युद्ध में। तो विश्व युद्ध में साथ है, तो भारतीयों को ये बुरा लगा कि हमसे तो पूछा भी नहीं, हमसे बिना पूछे ही हमें युद्ध में ढकेल दिया गया, और इसके लिए मतलब हम किसी भी तरीके का कोई भी मानसिक या शारीरिक कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल ने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में पूरा एक आक्रोश था, तो फिर क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन भाई उधर वर्ल्ड वार में जो भी कंट्रीज थी वो हार रही थी, तो उनको ये था कि इंडिया एक कॉलोनी था, तो कॉलोनी से एक सहयोग अगर नहीं मिलेगा उनको, तो एक पूरे वर्ल्ड में मैसेज भी जाना था कि इनको सहयोग ही नहीं मिल रहा है। तो उसको लेने के लिए इन्होंने क्या कि क्रिप्स मिशन को भेजा कि उनको जाओ थोड़ा सा लॉलीपॉप दो इंडिया वालों को कि हम ये करेंगे, थोड़ा वर्ल्ड वार जीत जाएं, उसके बाद हम ये सब कर देंगे। तो वर्ल्ड वार जीतने तक उन्होंने क्या क्या बोला कि अगर जीत जाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला डोमिनियन, विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। दूसरा क्या बोला, वंस द वर्ल्ड वॉर एंड्स एंड इलेक्टेड बॉडी वुड बी सेटअप इन इंडिया फॉर फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला एक बार वर्ल्ड वॉर की समाप्ति पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक निर्वाचित संस्था का गठन करेंगे जो संविधान बनाएगी। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर बस जीत जाए खाली। तीसरा क्या क्लॉज बोला, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज एंड सेक्शंस इन इंडिया रिजेक्टेड द प्रपोजल गिवन बाई क्रिप्स मिशन। अब जब उन्होंने बोला वर्ल्ड वॉर जीत जाए तब हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, और इसके बाद क्या कहते हैं, संविधान सभा के लिए एक निर्वाचित संस्था का गठन करवाएंगे। तो इसके बाद में क्या हुआ, जब ये बोला तो क्रिप्स मिशन का सुझाव लगभग सभी पार्टियों और वर्गों ने नकार दिया। ठीक है, अब इसमें किसी ने बोला भी था ये पोस्ट डेटेड चेक है, गांधी जी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक, और किसी और ने फिर लगा दिया ये अभी तक नहीं है, दिवालिया बैंक का। ठीक है, अब तो क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया। फिर हुआ कि अब क्या करें, वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। कैबिनेट मिशन 1946 आया। सम ऑफ द मेन प्रपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान वाज, कैबिनेट मिशन के निम्नलिखित सुझाव थे। पहला क्या है, द इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस वुड कंबाइन टू फॉर्म यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय राज्य और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना होगी। Constituent Assembly would be established consisting of 389 members। ये देखिए, ये 389 कर लीजिए आप लोग। मेंबर निर्माण, संवैधानिक सभा का निर्माण होगा। जो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो संवैधानिक सभा जब पढ़ते होंगे उसमें 11 से 12 सीटिंग्स हुई थी। तो जब हमारा संविधान बना है तो इसकी शुरुआत जो है उसी समय से हो गई थी। अब इसमें क्या है, अगला थर्ड वाला, 14 मेंबर्स फ्रॉम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वुड फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट। अब इसी में ही एक इंटरिम गवर्नमेंट का भी एक सुझाव था। प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के 14 सदस्यों को मिलाकर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है कि जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जब तक कोई स्थायी सरकार नहीं आ जाती तो एक कार्यकारी सरकार बना दी जाती है जो फैसले लेती है। तो जब तक कोई स्थिर या स्थायी सरकार नहीं बन जाती तब तक 14 सदस्यों को मिला के एक अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम बॉडी बनाई जाएगी। अगला क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वुड बी फॉर्म्ड नेम्ड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाएगी, एक प्रतिनिधि संस्था की स्थापना जिसका नाम संविधान सभा होगा। मतलब कई सारे जो प्रांत हैं उनमें से ये अपॉइंट नॉमिनेट किए जाएंगे जो कि सदस्य होंगे, तो वो संविधान सभा उस संस्था को नाम दे दिया जाएगा। अगला क्या है, Until the Constitution was framed, India would be administered as per the Government of India Act 1935। मतलब जब तक कोई संविधान नहीं बन जाता है प्रॉपर देश को चलाने के लिए, तब तक जो भी प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार है, पूरा देश, पूरी संस्था उसी हिसाब से चलेगी। और जब बन जाएगा तो उसके बाद उस हिसाब से चलेगी। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, भारत का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलेगा। तो ये क्लियर कर दिया गया। क्योंकि क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया तो उसमें कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं था, लेकिन 1946 के बाद में फिर संविधान सभा को लेके अहम फैसले होने लगे। तो उससे पहले जो मेजर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो 1935 का ही था, इसीलिए उसको ही एक फाइनल मान लिया गया जब तक कि कोई संविधान सभा नहीं आ जाती अस्तित्व में। अगला देख लेते हैं, माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब माउंटबेटन क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया वॉज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं इसको, 3 जून का प्लान भी बोलते हैं। तो इसमें माउंटबेटन प्लान जब आए यहाँ पे तो उनको ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित
हो गया, जो कि 15 अगस्त 1947 से लागू होगा। अगला क्या है, कन्फर्ड कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस समय इंटरिम बनाई गई थी, इंटरिम कह रहे हैं, जो भी प्रतिनिधित्व मंडल वाली बनाई गई थी, उसको जो है काफ़ी अधिकार दे दिए गए जब तक कि कोई सरकार नहीं बन जाती। लास्ट क्या है, इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट इन बोथ प्रोविंसेस हैं। मतलब ये है कि फिर जो राज्य है वो केंद्र में है, यहाँ पे स्थायी सरकार बनाई जाए। तो ये माउंटबेटन प्लान एक्ट जो है 1947 है। तो इसके बाद में ये है कि ये हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं डेवलपमेंट के, ये लगभग समाप्त हो गए हैं। और इसके बाद में कोई भी, अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आपको इससे आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके जो भी, अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें तीनों वीडियोस का जो भी एक कंबाइंड है, इसको वहाँ से पीडीएफ आप ले लीजिए, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। और वीडियो का आप देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं, इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए गए हैं, जो भी पूछे जा सकते हैं, जो भी पूछे गए हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं। तो प्लीज़ इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहिए, जिससे कि और अच्छे अच्छे वीडियोस और नई नई सीरीज़ हम लोग देते रहें आपको, और आपके लिए हेल्पफुल रहे। और इसको प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि शेयर करने से जो हमारी टीम इतना मेहनत करती है वो, और उसका लाभ और लोगों को भी मिले। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो या अगले किसी भी सीरीज़ में। थैंक यू।